श्री गणेशाय नमः, सरस्वत्यै नमः। के शिक्षा गुरु संस्कृत यूट्यूब चैनल के संस्कृत व्यंजन संधि के अध्ययन में आपका स्वागत है। हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर कक्षा 6ठी से 10वीं तक संस्कृत की सभी पुस्तकें तथा रीड संस्कृत का संपूर्ण सिलेबस करवाया हुआ है। हमारे चैनल पर ये संधि की व्यंजन संधि पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने संधि के 2 वीडियो संधि क्या होती है, कैसे होती है, संधि के कॉमन रूल का फर्स्ट वीडियो और दूसरे वीडियो में स्वर संधि और उसके नियम समझाए थे, और तीसरा वीडियो यह है, और इसके बाद में व्यंजन संधि का वीडियो है। तो इसी तरीके से हमारे संपूर्ण संस्कृत व्याकरण के सारे टॉपिक पढ़ाए हुए हैं। और कक्षा देखिए, हमारे यूट्यूब चैनल की प्ले लिस्टें हैं महत्वपूर्ण, उसके बाद में हम व्यंजन संधि शुरू करने जा रहे हैं। तो अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप इस प्लेलिस्ट को खोल करके उसके अंदर बहुत सारी वीडियो देख सकते हैं। जैसे कक्षा 6ठी संस्कृत पाठ्य पुस्तक है, उसको आप क्लिक करेंगे तो यहाँ संस्कृत पाठ्य पुस्तक यानी 6ठी की संस्कृत की किताब के सारे पाठ खुल जाएंगे। और कक्षा 6 संस्कृत व्याकरण की प्लेलिस्ट में संस्कृत व्याकरण दी हुई है 6ठी की। उसी तरह से कक्षा 7 की संस्कृत पाठ्य पुस्तक, कक्षा 7 संस्कृत व्याकरण, कक्षा 8 संस्कृत पाठ्य पुस्तक, कक्षा 8 संस्कृत व्याकरण, कक्षा 9 संस्कृत पाठ्य पुस्तक, कक्षा 9 संस्कृत व्याकरण और कक्षा 10 संस्कृत पाठ्य पुस्तक तथा कक्षा 10 संस्कृत व्याकरण। कक्षा 10 के संस्कृत पाठ्य पुस्तक में बोर्ड पैटर्न के अनुसार बहुत अच्छे तरीके से समझाया हो। ये तो है स्कूली बच्चों के लिए। अब आते हैं रीड संस्कृत, और रीड संस्कृत की ये प्ले लिस्ट है। इसमें चाहे आप लेवल फर्स्ट हो, लेवल सेकंड हो, सारे के सारे वीडियो इसमें उपलब्ध है। लेकिन अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है रीड फर्स्ट लेवल प्रथम भाषा संस्कृत, अगर लेना चाहते हो तो इसके अंदर बहुत सारे वीडियो आपको मिलेंगे उसके सिलेबस के। और रीड फर्स्ट लेवल सेकंड भाषा संस्कृत, द्वितीय भाषा संस्कृत, अगर फर्स्ट लेवल में आप और द्वितीय भाषा संस्कृत ले ले तो इसके अंदर पूरा एक ही जगह आपको पूरा सिलेबस मिलेगा। और अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है रीड सेकंड लेवल की प्रथम भाषा संस्कृत है, ये कोई नहीं लेता है। रीड सेकंड लेवल की सेकंड भाषा द्वितीय भाषा संस्कृत सभी लेते हैं। इसको आप क्लिक करेंगे तो रीड सेकंड लेवल की द्वितीय भाषा संस्कृत में जो भी सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग यहाँ आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। लगभग यहाँ पर आपके 40 से 50 वीडियो होंगे। उसके अंदर देखिए, ये अलग से एक प्लेलिस्ट, 1-2 प्लेलिस्ट बनी हुई है कि संस्कृत शिक्षण विधियां रीड, ठीक है ना। तो यहाँ भी आपको मिलेगी, वो यहाँ भी मिलेगी। तो ये केवल 6 वीडियो है। संस्कृत शिक्षण विधियां रीड के केवल 6 वीडियो है। 6 वीडियो में 15 नंबर का सिलेबस कवर किया हुआ है। और इसके अंदर भी ये है, लेकिन व्याकरण आपके 40 से 45 वीडियो से कवर होती है, क्योंकि उसके अंदर सारे टॉपिक दिए हुए हैं। इस आधार पर आप पूरा सिलेबस, हमारे राजस्थान का एकमात्र यूट्यूब चैनल है जो पूरा और व्यवस्थित तरीके से पूरा सिलेबस करवाता है। क्योंकि कोरोना के अवकाश के दिनों में, क्योंकि हम बहुत समय से पढ़ा रहे हैं, है ना, रीट वालों को और इस तरीके से कंपटीशन लेवल पे स्कूली बच्चों को, तो यहाँ हमने जो ये वीडियो बैकग्राउंड टीचिंग वीडियो कहते हैं इसे, ये तैयार किए हैं तो केवल आपके लिए। यहाँ बच्चे 30 में से 28-29 नंबर प्राप्त किए हैं जिनको बिल्कुल कुछ भी नहीं आ रहा था। इसलिए आपको सारे के सारे वीडियो देखने हैं, एक वीडियो। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो थोड़ा धीरे दोबारा देख लीजिए और उसको नोट डाउन कीजिए। अगर नोट डाउन नहीं कर सकते हो तो आप स्क्रीनशॉट लेकर के उसका एक फाइल बना दो, या फिर आपके पास प्रिंटर है तो प्रिंट आउट करके, और हमारे जो नोट्स है जो हम पढ़ाते जा रहे हैं इनको आप बाद में लिख करके जो चीज याद करने की उसे याद कीजिए, बाकी हम समझा रहे हैं। तो शुरू करते हैं व्यंजन संधि। क्योंकि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि हमारे पढ़ाने का तरीका यह है कि आपको हाथों हाथ सारी चीज याद हो जाएगी। तो यहाँ पर व्यंजन संधि में हम आपको पहले वीडियो में बता चुके हैं कि व्यंजन प्लस व्यंजन इज इक्वल टू व्यंजन संधि, व्यंजन प्लस स्वर इज इक्वल टू व्यंजन संधि। यानी प्रथम पद का अंतिम अक्षर व्यंजन होता है और द्वितीय पद का प्रथम अक्षर स्वर या व्यंजन कोई भी हो सकता है। यहाँ आपको सारी संधियां साथ में दी हुई है, ठीक है ना। हेडिंग क्या आपकी, व्यंजन संधि। अब यहाँ पर हमारे दृष्टिकोण से देखिए, स्वर संधि में तो हमने 5 संधि आपको पढ़ाई थी, उसके बाद में 3 अपवाद थे, पर रूप, पुरु रूप और प्रकृति भाव। लेकिन व्यंजन संधि में देख लीजिए, व्यंजन संधि में आपके
यहाँ पर कुल 11 संधि है। ये 11 संधियां आपको क्या करेगी, 11 संधियां आपको व्यंजन संधि को कवर करवा देगी कक्षा 6ठी से 10वीं। और जहां तक संस्कृत में व्यंजन संधि का बात है, सब कुछ आपको ये 11 संधियां कवर करवा देगी, ठीक है ना। तो लेवल आपका 6ठी से 10वीं तक का है और रीड लेवल के अनुसार हम पढ़ रहे हैं। बाकी संधि तो कितनी भी गहराई से पढ़ो कोई पार नहीं है, लेकिन आपको इतना सारा झमेला हम नहीं देंगे। आपको जो चीज याद हो जाती है और परीक्षा में क्वेश्चन राइट हो जाए वो चीज आपको हम क्लियर करवाते हैं। तो यहाँ देखिए 11 प्रकार की संधि हैं, उसमें उनके नाम आपको याद होने चाहिए। सबसे पहला देखिए, हम जो जो स्टेप आपको बता रहे हैं वैसे वैसे आपको रटना है, याद रखना है। समझा हम रहे हैं कि आपको कैसे करना है। चरत्व, जस्त्व, पूर्व सवर्ण, छत्व, अनुनासिक, अनुस्वार, परस्वर्ण, गमुडागम, तुकागम, सचुत्व और स्टुत्व। ये 11 संधियां आपको कंटिन्यू याद रखनी है। कंटिन्यू मतलब कंटिन्यू कंटिन्यू। जैसे स्वर संधि में भी पिछले वीडियो में हमने बताया था कि दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि, ये इस तरह से आप क्रम याद रखोगे तो ए, आ, ई, उ, है ना, वो स्वरों के क्रम के अनुसार उसके क्रम को आप याद कर सकेंगे। प्रथम पद का अंतिम अक्षर और द्वितीय पद का प्रथम अक्षर आप आसानी से याद कर सकोगे और संधि युक्त शब्द में संधि की पहचान कर सकोगे। उसी तरह से आपको यहाँ पर भी चरत्व, जस्त्व, पुरुषवर्ण, छत्व, अनुनासिक, अनुस्वार, परस्वर्ण, गमुडागम, तुकागम, सचुत्व और स्टुत्व, ये क्रम आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ सबसे पहले जस्व संधि पढ़ाई जाती है, उसके बाद में सचुत्व, स्टुत्व ऐसे पढ़ाई जाते हैं, लेकिन वहां आपको याद नहीं रहती हैं। सारा झमेला दिमाग में आपके एक साथ में हो जाता है। यहाँ हम प्रथम पद के अंतिम अक्षर के अनुसार ये क्रम बनाए हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि संधि जब भी हम पढ़ते हैं तो उसमें विकार कौन सा होता है, उस विकार को मद्देनजर रखना। विकार का मतलब होता है शब्द के अंदर। जगदीश, जगदीश में विकार क्या है, द, ठीक है ना। द विकार है, न के द के अंदर वाला ई। जगदीश, दी, द विकार ई नहीं है, तो द विकार है, वो अपना विकार देखना है। वो विकार का मतलब होता है चेंज। विकार को इंग्लिश में कहते हैं चेंज, परिवर्तन। क्या क्या परिवर्तन होता है उसको अपन को याद रखना है। पहला स्टेप क्लियर हो जाएगा, आपकी आदि संधि क्लियर हो जाएगी। देखिए चरत्व संधि में विकार होता है पहला मतलब आपको पता है, हमने जो आपको ये वर्णमाला का इसी चैनल पे वर्णमाला का टॉपिक पढ़ाया हुआ, वहां पर स्वर और व्यंजन है, उसको आप पहले देख लीजिए, वहां पर आपको पता चलेगा। अगर यहाँ आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं तो वहां जाकर के आपको देखना पड़ेगा। पहला मतलब क, ख, ग, घ में पहला कौन सा है, क। और च, छ, ज, ज में च, ट, ठ, ड, ड में ट, त, थ, द, द में त, प, फ, ब, ब में प, ठीक है ना। इस तरीके से वो पहले कितने होते हैं, 5। वो अपन को किसी शब्द में दिखे बीचों बीच किसी शब्द में, जैसे उत्पत्ति, तो वहां पर उत आधा है ना, आधा होना चाहिए। ये सारे क्या है, आधे होंगे, ठीक है ना। व्यंजन संधि में व्यंजन आधा होता है, ठीक है ना। फिर से आपको मैं बता देता हूं, उसके बाद में फिर शुरू करता हूं कैसे आधा होता है। यहाँ आप देख लीजिए, ये व्यंजन संधि है। व्यंजन संधि में आधा, व्यंजन प्लस व्यंजन या स्वर बराबर व्यंजन संधि। तो यहाँ भवत प्लस आ गया, तो प्रथम पद का अंतिम अक्षर यहाँ आधा, आधा मतलब तय हलन, ठीक है ना। अच प्लस हीनम, तो यहाँ च आधा है। यहाँ चाहे पूरा हो कैसा भी हो, प्रथम पद का अंतिम अक्षर यहाँ पर हलंत होना चाहिए, तो व्यंजन संधि होगी, वरना नहीं होगी, ठीक है ना। भवत प्लस आ गया, भवद आ गया, ये द आपका क्या है, विकार है। ये शब्द के अंदर ढूंढना है, विच्छेद के अंदर यहाँ ये विकार होता है, और संधि के अंदर यहाँ ये द विकार है। अज्जीनम के अंदर ये जय और झय दोनों विकार है। जय का तो च बन गया और इस झय का है बन गया, ठीक है ना। ये पर सवर्ण संधि है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको ये चीज एक एक संधि के अंदर क्लियर करनी है, ठीक है ना। भवदाज्ञा अच प्लस हीनम अच्छीनम, तो ये आपको समझना है। तो ये आपका विकार है, और ये प्रथम पद के अंतिम अक्षर हमेशा लंगड़े होते हैं, आधे होते हैं, हलंत होते हैं, वही आपकी व्यंजन संधि है। क्योंकि प्रथम पद का अंतिम अक्षर स्वर होता है तो स्वर संधि, प्रथम पद का अंतिम अक्षर व्यंजन होता है तो व्यंजन संधि, और प्रथम पद के अंतिम अक्षर में विसर्ग होता है तो विसर्ग संधि। ये बात हम पहले वीडियो में ही बता चुके हैं। शुरू करते हैं फिर से व्यंजन संधि। देखिए बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम होती है, और हिंदी पढ़ने वाले, हिंदी सब्जेक्ट भी आपका है ना, हिंदी प्रथम भाषा हिंदी, तो वहां पर भी आपके ये संधि क्लियर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हिंदी में व्यंजन संधि परफेक्टली नहीं दी हुई होती है। यहाँ हम लोग एक एक चीज को क्लियर करें। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, तीनों संधि आपके क्लियर हो जाएगी। अगर संस्कृत के अकॉर्डिंग आप संधि पढ़ते हो तो व्यंजन संधि बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगी हिंदी में भी, ठीक है ना। तो हिंदी में भी संधि सेम होती है, संस्कृत में सेम होती है। तो देखिए
चरत्व संधि में विकार होता है पहला, जस्व संधि में होता है तीसरा, ठीक है ना। और पूर्व सवर्ण संधि में पहले जैसा होगा, पहले जैसा है होगा। पहले जैसा है ये चीज हम आपको बाद में बताएंगे। पहले जैसा मतलब अज्जीनम अभी बताया था मैंने, अच प्लस हीनम, तो पहले जैसा है होगा मतलब बाद में है होगा। उसका प्रथम पद का अंतिम अक्षर जिस वर्ग का होगा उसी वर्ग का ये चौथा बन जाएगा। ये चीज हमने बोल दी है, लेकिन डिटेल से पूर्व सवर्ण संधि पढ़ाएंगे तब पढ़ेंगे। तो यहाँ पर क्या पहले जैसा है, छत्व संधि में ये छह बनेगा। किसका बनेगा वो संधि में समझाएंगे। यहाँ पर केवल आपको ये क्या करना है कि यहाँ ये छह है ना, ये छह याद रखना है। छत्व संधि में ये छह बनता है, विकार शब्द में दिखेगा। अनुनासिक में पांचवा दिखेगा आपको, शब्द के बीचों बीच आपको पांचवा दिखेगा। और अनुस्वार में आपको शब्द में अनुस्वार दिखेगा, ठीक है ना। क्लियर हो रहा है? बिल्कुल सीधे सीधी बात है। आपको मुख्य पहचान में बता रहा हूं, तो मुख्य पहचान होगी तो उसके बाद में तोड़ना जोड़ना तो बिल्कुल सीधा सीधा समझ में आ जाएगा। पर सवर्ण संधि में बाद वाले जैसा बनेगा, पांचवा बनेगा। देखो अनुनासिक और परसवर्ण एक जैसी मिलेगी आपको। अनुनासिक में पांचवा बनता है, लेकिन परसवर्ण में पांचवा बनेगा। कौन सा पांचवा बनेगा? कोई भी पांचवा बनेगा, लेकिन बाद वाले जैसा बनेगा। बाद में द्वितीय पद का प्रथम अक्षर जो भी होगा उसी वर्ग का ये पांचवा बनेगा। कौन सा क्या बनेगा? म, मैं का उसी वर्ग का पांचवा बनेगा, ठीक है ना। अनुस्वार का मैं बनेगा, मैं का अनुस्वार बनेगा, या फिर मैं का पांचवा बनेगा। तो अनुनासिक, अनुस्वार और परसवर्ण संधि तीनों आपस में मिली हुई है। तो आपको याद रखना है अनुनासिक संधि कौन सी है, ये पांचवा बनाने वाली। और अनुस्वार संधि में अनुस्वार होता है और परसवर्ण संधि में बाद वाले जैसा बनता है। जैसे मैं यहाँ आपको एक उदाहरण बताता हूँ। संधि, संधि में कौन सी संधि है? सम प्लस धी, इसका संधि विच्छेद है। तो सम में मैं है, मैं का अनुस्वार बनता है तो उसमें अनुस्वार संधि बना दूं, ठीक है ना। तो संधि में ऊपर अनुस्वार लगाओगे तो अनुस्वार संधि है। अब संधि में आधा नय करते हैं कुछ लोग, तो आधा नय करोगे तो परसवर्ण संधि हो जाएगी, बाद वाले जैसा बन जाएगा, पांचवा, है ना। बाद वाले जैसा सम प्लस दी, तो मैं है वो न बनेगा। बाद वाले जैसा अंतिम ध, ध बाद वाला है, ध का अंतिम क्या होता है? न, है ना। इसलिए वहां परसवर्ण संधि भी है, अनुस्वार संधि भी है। संधि में कौन कौन सी संधि है? परसवर्ण भी है, अनुस्वार भी है। बाद में डिटेल बाद में उदाहरण में करेंगे। अब देखिए गमुडागम, गमुडागम तुकागम ऐसे संधि है जहां पर आगम होता है। आगम का मतलब होता है मन से लिखना। तो यहाँ पर ग, न और न, ग कै वर्ग का अंतिम, टै वर्ग का अंतिम और तय वर्ग का अंतिम, है ना। यम गण न म, मैं मान्य नहीं है। गम, गम प्रत्याहार है। प्रत्याहार कितने होते हैं, है ना? 42 प्रत्याहार होते हैं। माहेश्वर सूत्र वर्णमाला का विषय है। तो वहां पर गम प्रत्याहार में 3 अक्षर आते हैं। पहले वर्ग का अंतिम अक्षर, तय वर्ग का अंतिम अक्षर और तय वर्ग का अंतिम अक्षर। गैण और न, इनका आगम होता है, डबल आदेश होता है। तुकागम संधि में आगम होता है तय का, और तय का बाबत चय बन जाता है, ठीक है ना। तुकागम में तय का आगम होता है और दिखता क्या है? चय दिखता है, शब्द में चय दिखता है। सचुत्व संधि में चय वर्ग का तय वर्ग बनता है, नहीं तय वर्ग का चय वर्ग बनता है, तय वर्ग का चय वर्ग बनता है। ये इधर भी हो सकता है उधर भी हो सकता है, इसलिए यहाँ पर ऐसा किया हुआ है। अब यहाँ पर स्त्रुत्व संधि में तय वर्ग और तय वर्ग, तय वर्ग का तय वर्ग बनता है, यहाँ पर तय वर्ग का चय वर्ग बनता है। तय वर्ग दोनों जगह मारे जाते हैं। तय वर्ग का जहाँ पर चय वर्ग होता है वहां सचुत्व संधि है, और तय वर्ग का जहाँ पर तय वर्ग होता है वहां स्त्रुत्व संधि होती है। ओके, अब हमने ये सारी संधियों के विकार आपको सुझाए, लेकिन केवल सुनने से कुछ नहीं हो, लिख करके आपको रोज पढ़ने होंगे, तब जाके आपके माइंड में सेट होंगे, ठीक है ना। जिस तरह से भगवान की भक्ति करते समय सुबह सुबह जो भी आप मंत्र वगैरह बोलते हो, भजन आरती वगैरह, उसको जैसे आपको कई दिनों बाद में याद हो जाती है, उसी तरह से ये आपको रोज 1 मिनट लगता है, सिर्फ 1 मिनट लगता है। 1 मिनट में रोज पढ़ना है। आपको माइंड में कब आएगा आपको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि ऐसी चीजें, ये संधि देखो, व्यंजन संधि कोई छोटी चीज नहीं है। दूसरे टॉपिकों में आप 3-4 टॉपिक पढ़ लेंगे, लेकिन व्यंजन संधि के सिर्फ विकार याद करने में आपको प्रॉब्लम आ जाएगी। अब मैं आपको बताता हूं कि प्रथम पद का अंतिम अक्षर क्या होता है, द्वितीय पद का प्रथम अक्षर क्या होता है और चेंजिंग क्या होता है। यहाँ पर संधि का नाम है, यहाँ प्रथम पद का अंतिम अक्षर है, यहाँ द्वितीय पद का प्रथम अक्षर है। यानी प्लस के पहले क्या आएगा ये यहाँ पर है, प्लस के बाद में क्या आएगा वो यहाँ पर है, और चेंजिंग क्या होगा वो यहाँ पर लिखा हुआ है। ये आपको इसको क्या है स्क्रीनशॉट लेकर के अपने पास सुरक्षित रखना है, क्योंकि ऐसा आपको कलेक्शन कहीं पर भी नहीं मिलेगा, ठीक है ना। सारी चीज एक साथ में, इसको अगर आप किताब में पढ़ने जाएंगे 4-5 पेज भर जाएंगे, लेकिन हमने एक ही पेज में वो सारी चीजें साथ में मिला करके आपको दे दी है। तो यहाँ देखिए चरत्व संधि में प्रथम पद का अंतिम अक्षर, देखिए यहाँ पर मैंने जो कर्म सुझाए, चरत्व, जस्व, पुरुषवर्ण, छत्व, अनुनासिक, अनुस्वार,
तो अनुनासिक तक 5 संधियां देख लो, चर्त्व, जस्त्व, पुरुषवर्ण, छत्व और अनुनासिक। इसमें प्रथम पद का अंतिम अक्षर क्या है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, और इस अनुनासिक के अंदर पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा और पांचवा भी होगा। तो यहाँ प्रथम पद के अंतिम अक्षर के अनुसार हमने ये संधियों के नामकरण रखे हैं, कंटिन्यू रखे हैं। तो आपको याद रखना है कि प्रथम पद का अंतिम अक्षर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा चतुर्थ संधि में आएगा और द्वितीय पद का प्रथम अक्षर पहला और दूसरा आएगा। यहाँ बात द्वितीय पद के प्रथम अक्षर की याद रखनी है और यहाँ जो चीज होगी वो कि वो व्यंजन विसर्ग संधि में आएगी, इसलिए यहाँ याद रखना विसर्ग संधि में सेम टू सेम पोजीशन आएगी। आपको बताएंगे कि जो चीज जस्व संधि में थी, जस्व संधि में थी, वो सेम टू सेम वहां पर भी है, तो वो चीज आपको यहाँ से वहां कनेक्ट करेंगे। इसलिए यहाँ पर चतुर्थ संधि में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा यहाँ पर आएगा और यहाँ पर क्या आएगा? पहला और दूसरा। अगर किसी भी वर्ग का यहाँ पर पहला, दूसरा आ गया और यहाँ पर किसी भी वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा आ गया, तो यहाँ परिवर्तन क्या होगा? प्रथम पद है ना, उसमें पहला बनेगा। पहला बनेगा मतलब यहाँ प्रथम पद है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कोई भी है, उनमें से पहला भी पहला बनेगा, दूसरे का भी पहला बनेगा, तीसरा हो तो भी पहला बनेगा, चौथा हो तो भी पहला बनेगा, क्योंकि पहला दूसरा पहला बनाता है, पहला दूसरा इन सभी का पहला बनाता है। ये चतुर्थ संधि क्लियर होगी। अब जस्व संधि में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा आएगा और उसके बाद में तीसरा, चौथा, पांचवा, यार, लव और है और स्वर कोई भी हो, तो प्रथम पद में तीसरा बनेगा। यहाँ प्रथम पद में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा है ना, इनमें से पहले का भी तीसरा बनेगा, दूसरे का भी तीसरा बनेगा, तीसरे का भी तीसरा बनेगा, चौथे का भी चौथा बनेगा। कैसे बनेगा? जब उदाहरण पढ़ेंगे तब समझ में आएगा, लेकिन ये नियम तो आपको रटने पड़ेंगे। यहाँ प्रथम पद में तीसरा बनेगा, किसकी वजह से? तीसरे, चौथे, पांचवें की वजह से तीसरे बनते हैं, पहले दूसरे की वजह से पहले बनते हैं। यहाँ पर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा है, उसके बाद में पहला, दूसरा आएगा तो पहला बना दो, तीसरा, चौथा, पांचवा आया तो तीसरा बना दो, और उसके अलावा यर, लव और स्वर आ जाए तो भी आप क्या बनाओगे? तो भी आप क्या बनाओगे? तो भी आप तीसरा बनाओगे। अब कौन सा? श, श रह गया, क्योंकि श, श, श वो तीनों आते हैं, तो इसका क्या बनेगा? तो भी इसका यहां पहला बनेगा, ठीक है ना। वह शरीर सूत्र है, उससे यहां पर नहीं भी बनता है, बनता भी है, ठीक है ना। तो वो चीज आप आगे अलग है, यहाँ पर केवल पहला और दूसरा दिया हुआ है, श में वो फिर गड़बड़ हो जाती है, इसलिए वहां पर नहीं दिया हुआ है, बाकी सारे कवर हो गए। अब देखिए पूर्व सवर्ण संधि। पूर्व सवर्ण संधि में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ध्यान से देखना। उसके बाद में द्वितीय पद का प्रथम अक्षर सिर्फ है, यहाँ पर भी है था, मतलब जस्व संधि भी है, पूर्व सवर्ण संधि है। जहां पूर्व सवर्ण संधि होती है वहां जस्व संधि भी होती है, और जहां जस्व संधि के अंदर द्वितीय पद का प्रथम अक्षर है हो तो वहां पर पूर्व सवर्ण संधि भी आएगी। अगर यहाँ पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा हो और यहाँ पर है हो तो प्रथम पद का तीसरा बनेगा। ये तो जस्व संधि का रूल तो है ही, दोनों पूर्व सवर्ण संधि दोनों तरफ चेंज कर रही है। जो हम बोल रहे हैं वो ध्यान से सुनो, समझ में नहीं आता है तो रिपीट करके दूसरी बार वीडियो देख लेना, क्योंकि देखते कभी कभी टेक्निकल वीडियोस के अंदर अपन देखते हैं कि ऐसे करो, वैसे करो, ये करो, आप उस वेबसाइट में जाओ, वहां करो, ये करो, समझ में नहीं आता है तो उस वीडियो को अपन दोबारा देखते हैं। तो इसी तरह से ये टेक्निकल चीज है, समझ में नहीं आता है तो इस वीडियो को दोबारा देखना कि कहां पर हमने क्या बोला था। पूर्व सवर्ण संधि में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा है और उसके बाद में है आ गया, तो पहले तो इसका भी पहला, इसका भी तीसरा, इसका भी तीसरा, इसका भी तीसरा, तीसरा बनेगा। और यहाँ क्या होगा? है का क्या होगा? द्वितीय पद का है उसी वर्ग का चौथा बनेगा। उसी वर्ग का मतलब ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा में से कोई भी आया है ना, जिस वर्ग का होगा उसी वर्ग का ये चौथा बनेगा। अभी मैंने आपको बताया था ना, अज्जीनम, अच प्लस हीनम, वो इसका है, वो किसका था? वो इसी का था, ठीक है ना। अज्जीनम में क्या हो रहा था कि ये अज्जीनम आपको बता देते हैं, अच प्लस हीनम, तो यहाँ चय क्या है? पहला है। चय क्या है? पहला है। तो चय पहला है और उसके बाद में है आ गया, तो पहले का तीसरा बना दो, चय का तीसरा, जय, छह, जय, तो ये जय बना दिया। और है का उसी वर्ग का चौथा बना दिया। उसी वर्ग का मतलब जय वर्ग का। जय वर्ग का चौथा क्या होता है? जय, छह, जय, जय, तो इस है का झ बना दिया, ही का झी बना दिया। ये देखो, समझ में आया? इस तरीके से ये आपकी कौन सी संधि है? पूर्व सवर्ण संधि है। पूर्व मतलब पहले के सवर्ण यानी समान वर्ण बनाओ। पूर्व यानी पहले के, स यानी समान वर्ण यानी वर्ण बनाओ, तो पहले के समान वर्ण बनाओ। कौन सा वर्ण है? वर्ण को पहले के समान बनाओ। प्रथम पद में तीसरा बनेगा और द्वितीय पद में है उसका उसी वर्ग का चौथा बन जाएगा। ये चीज क्लियर होगी। अब छत्व संधि।
छत्वे संधि में तीन वर्ण कंटिन्यू आने चाहिए। पहली बात तो पहला दूसरा तीसरा चौथा यहाँ पर होना चाहिए, प्लस यहाँ पर आधा शय आना चाहिए। आधे शय के अंदर स्वर हो सकता है या उस आधे शय के जस्ट बाद में य र व ले नहीं होना चाहिए, य र व और है, ठीक है ना। तो क्या होगा, इस छह का तो छह बन जाएगा, इस छह का ये छह बन जाएगा, इसलिए सचुत्व संधि होगी, आपने छत्व संधि होगी। फिर सत्व संधि के साथ में सचुत्व भी हो सकती है। अगर यहाँ पर पहला दूसरा हुआ तो यहाँ पर इस क्षय की वजह से वहां पर चतुत्व संधि भी होगी। सचुत्व संधि का मतलब होता है चय वर्ग में चेंज हो जाएगी, क्योंकि ये चय वर्ग का, इसलिए वहां पर चय वर्ग भी आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया तो इतना समझना है कि यहाँ पहला दूसरा तीसरा चौथा है तो उसका चय वर्ग बना दो और इस क्षय का ये क्षय बना दो। बाद में जो स्वर या व या है उसको सेम टू सेम लिख दी। ये तीसरा चेंज नहीं होगा, ये चेंज होगा, ये चेंज होगा, दो चेंज हो गए छत्व संधि में। अब अनुनासिक संधि, अनुनासिक संधि के अंदर पहला दूसरा तीसरा चौथा या पांचवा आएगा, उसके बाद में भी पांचवा आएगा। तो यहाँ पर देखिए हमने जो डायग्राम बनाया है उसके अंदर पहला दूसरा तो यहाँ आ रहा है चत्व में, फिर तीसरा चौथा पांचवा जस्व में आ रहा है, तीसरा चौथा पांचवा जस्व में आ रहे हैं और अनुनासिक में सिर्फ पांचवा आ रहे हैं। तो यहाँ पर ये जस्व भी होगी, अनुनासिक भी होगी, ठीक है ना। जस्व संधि बहुत बड़ी संधि है, उसके अंदर ये है वाली कौन सी निकल रही है, पूर्व सवर्ण भी इसके अंदर से निकल रही है, पूर्व सवर्ण भी इसके अंदर से निकल रही है और जस्व के अंदर से ये पांचवा, यहाँ पर भी पांचवा, यहाँ तो सेम आ रहा है, यहाँ पर ये पांचवा, यहाँ पर भी पांचवा, मतलब जस्व संधि भी होगी और अनुनासिक भी होगी। कैसे होगी देखो, तो चेंजिंग क्या होगी, यहाँ पहला दूसरा तीसरा चौथा या पांचवा आ गए, यहाँ पर पांचवा आ गया तो प्रथम पद तीसरा भी और पांचवा भी बनेगा। तो यहाँ प्रथम पद को तीसरा बनाओगे, किसकी वजह से, उदाहरण समझाएंगे तब आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। तीसरे चौथे पांचवें की वजह से पहला दूसरा तीसरा चौथा ये तीसरा बनेगा जस्व संधि से। और यहाँ पर मान लो पहला दूसरा तीसरा चौथा या पांचवा है और उसके बाद में पांचवा है सिर्फ पांचवा, तो इसको तीसरा बनाओगे, इसको तीसरा बनाओगे इस संधि के अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ भी आया और पांचवा भी बनाओगे, दोनों सही है, ठीक है ना। प्रथम पद में जो तीसरा बनेगा, प्रथम पद में जो भी है वो तीसरा भी बनेगा और पांचवा भी बनेगा, लेकिन प्रत्ययों में नित्य पांचवा। अगर प्रत्यय आ गया ना, द्वितीय पद का प्रथम अक्षर प्रत्यय है, प्रत्यय द्वितीय पद प्रत्यय है और प्रत्यय की शुरुआत में पांचवा है, तो इसका हमेशा के लिए पांचवा बनाओगे, हमेशा के लिए पांचवा बनाओगे, तीसरा नहीं बनाओगे। अगर यहाँ पांचवा है प्रत्यय का है, तो बिना प्रत्यय के हैं तो इसका पांचवा भी बनाओगे, तीसरा भी बनाओगे। उदाहरणों में आपको स्पष्ट करेंगे, अभी आप इसको रटो, किसको, उदाहरणों नियमों को। अनुस्वार संधि बहुत सिंपल है। अनुस्वार संधि में क्या होगा, यहाँ पर मैं आएगा, पांचवा आएगा कौन सा, सिर्फ मैं, पांचवे पांच होते हैं, पांचों वर्गों के पांचवे पांच होते हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ मां, ठीक है ना। मां के बाद में कोई भी व्यंजन आ जाए, मैं के बाद में कोई भी व्यंजन आ जाए, व्यंजन के मतलब पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा यार लगा है, श है, सब के सब आ जाए, सब के सब नहीं, सब में से कोई एक आएगा, तो यहाँ पर इस मैं का क्या बनेगा, मैं का अनुस्वार बनेगा, मैं का अनुस्वार बनेगा। ये आपके अनुस्वार संधि है। अब पर सवर्ण संधि, पूर्व सवर्ण में तो है वो पहले के जैसा बनता है, पर सवर्ण संधि में बाद वाले जैसा बनेगा। बाद वाला क्या है, यहाँ देखो, यहाँ पर मान लो अनुस्वार है या फिर कोई भी पांचवा है या फिर म है। पर सवर्ण संधि अनुनासिक संधि के अंदर जो यहाँ पांचवे आते हैं वो पांचवें, सिर्फ पांचवें होने चाहिए, प्रथम पद का अंतिम अक्षर पांचवा। परसवर्ण संधि ऐसी है, परसवर्ण संधि ऐसी है जिसमें प्रथम पद का अंतिम अक्षर पांचवा होता है, ठीक है ना, इसलिए इसको 7 नंबर पे रखा है, क्योंकि पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा सब में है। यहाँ पर सिर्फ म है और यहाँ पर अनुस्वार या म। अनुस्वार कैसा, अनुस्वार संधि में ये मैं का अनुस्वार बन जाता है, वो सेम अनुस्वार यहाँ पर आएगा या फिर ये मैं आएगा या कोई भी पांचवा आएगा, ये परसवर्ण संधि है। बाद में क्या आएगा, व्यंजन आएंगे, तो यहाँ पर व्यंजन है, देखो पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा य र ल व है, तो फिर इसमें क्या नहीं है, इसमें क्या नहीं है, इसमें सिर्फ और सिर्फ श नहीं है, बाकी सब है, ठीक है ना। तो यहाँ आपके क्या हो जाएगा कि ये जो पांचवा है ना, प्रथम पद का पांचवा द्वितीयादि वर्ग का, द्वितीय आदि यानी दूसरे के अंदर पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा है ना,
वो कौन से वर्ग का है, उसी वर्ग का पांचवा बन जाएगा, उसी वर्ग का पांचवा बन जाएगा। ये पांचवा मान लो ड़ है और यहाँ पर ट आ गया, तो उस ड़ का ण बन जाएगा, उस ट का उसी वर्ग का अंतिम अक्षर ण बन जाएगा। समझ में आया? प्रथम पद का पांचवा है वो द्वितीय पद के शुरुआती अक्षर द्वितीय आदि के वर्ग का पांचवा बनेगा। पांचवा ही बनेगा, लेकिन उस वर्ग का बनेगा जो बाद में है। समझ में आया कि नहीं आया? अब देखिए गमुडागम संधि है। गमुडागम के अंदर ह्रस्व स्वर होना चाहिए। यहाँ पर 3 पोजीशन है। ह्रस्व स्वर मतलब छोटी ई, छोटा ऊ, छोटा री, है ना, और द्री, ये 5 ह्रस्व स्वर है। उसके बाद में ग, न और न होना चाहिए। उसके बाद में कोई भी स्वर आ जाए, ह्रस्व होना जरूरी नहीं है यहाँ पर कोई भी स्वर आ जाए, इसके अंदर होना चाहिए, है ना, क्योंकि ये हलंत है तो उसके अंदर स्वर होगा। हलंत के बाद में व्यंजन आ गया तो नहीं होगा। यहाँ पर ह्रस्व स्वर होना जरूरी है। यहाँ पर ये तो क्या होगा, ग, न और न को द्वित्व आदेश होगा, मतलब डबल लिखेंगे, इनका डबल हो जाएगा। मान लो ह्रस्व स्वर है और उसके बाद में ड आ गया, ड के अंदर कोई स्वर है तो इस ड को डबल लिखेंगे, न को भी डबल, ये गमुडागम। तुकागम में भी यहाँ पर ह्रस्व स्वर आएगा, ह्रस्व स्वर के बाद में ये छ आएगा, ठीक है ना। तो इस छ से पहले तय का आगम होगा और तय को सचुत्व संधि भी हो जाएगी, क्योंकि ये छ वर्ग का, इसलिए त वर्ग को च वर्ग बनाता है सचुत्व संधि। यहाँ पर देख लीजिए, इस सचुत्व संधि से ये क्या हो जाएगा, तय का च बन जाएगा। अनुच्छेद, उसके अंदर जो च है ना वो क्या है, तुकागम है। अब देखिए सचुत्व संधि, त वर्ग या च वर्ग और उसके बाद में त वर्ग या च वर्ग। समझ में आया? इधर त वर्ग आएगा तो इधर च वर्ग आएगा, और इधर च वर्ग आएगा तो इधर त वर्ग आएगा। त वर्ग के बाद में च वर्ग आए या च वर्ग के बाद में त वर्ग आए तो त वर्ग को च वर्ग आदेश हो जाएगा, मतलब त वर्ग दोनों तरफ मरेगा। ये त वर्ग च वर्ग बन जाएगा, ये त वर्ग च वर्ग बन जाएगा। किसकी वजह से? इस च वर्ग की वजह से। च वर्ग इतना चरका है कि त वर्ग को च वर्ग बना देता है। क्लियर? उसी तरह से स्त्रोत्र संधि में यहाँ ट वर्ग है और यहाँ त वर्ग है। अगर यहाँ ट आएगा तो यहाँ त आएगा, तो ये ट वर्ग क्या करेगा, त वर्ग को भी ट वर्ग बना देगा। यहाँ त वर्ग आएगा और यहाँ ट वर्ग आएगा, तो ये ट वर्ग क्या करेगा, इस त वर्ग को भी ट वर्ग बना देगा। मतलब त वर्ग को ट वर्ग आदेश होगा, चाहे किधर भी हो, इधर उधर दोनों तरफ। ये तो अपने सामान्य नियम रहे थे। अब इनके एक एक उदाहरण को हम समझा देते हैं। अगर आप अभी तक देख रहे हो तो हम आपको बताएं कि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और कर लिया है तो अपने मित्रों को भी बताएं, और अपने मतलब कक्षा 6ठी से 10वीं तक पढ़ने वाले बच्चों को भी बताएं, और बहुत अच्छे से अध्ययन करें, क्योंकि ये शांत चित्त होकर के एक जगह बैठ करके पेन कॉपी लेकर के बैठने का चैनल है। ऐसा नहीं है कि ये बैठे बैठे गाने देख रहे हैं, ऐसे देखते रहोगे। आपको इसको देखते समय बहुत ही ध्यान पूर्वक देखना है। ऐसे नहीं बच्चे पास में कुछ खेल रहे हैं, बोल रहे हैं और आप पढ़ रहे हो, ऐसा नहीं होता है। ये चैनल तो आपको उसी तरह से पढ़ना है जैसे आप कोचिंग या ट्यूशन में पढ़ते हो, तब आप कितना ध्यान से पढ़ते हो उसी तरह से आपको पढ़ना है। अब ये जो आपके सामने PDF है, ठीक है ना, यहाँ पर भी व्यंजन संधि के अंदर सारे के सारे नियम रिपीट किए गए, लेकिन यहाँ पर एक चीज जोड़ी हुई है, उदाहरण। क्या जोड़ी हुई है? उदाहरण। तो यहाँ आपको हम ये दोबारा से समझा रहे हैं, दोबारा से इसलिए समझा रहे हैं क्योंकि व्यंजन संधि काफी टिपिकल है, कठिन है, इसलिए हम आपको इन नियमों के साथ साथ उदाहरण दे करके समझाएंगे। तो यहाँ हमने चरत्व संधि में क्या बात कही थी, पहला दूसरा तीसरा चौथा और उसके बाद में पहला दूसरा हो तो पहला बनेगा कैसे? जैसे देखो सद प्लस कार है, क्योंकि विच्छेद का संधि होता है। हमेशा ये जो नियम अपन पढ़ते हैं, प्रथम पद के अंत में ये आए और द्वितीय पद के प्रथम में ये आए तो ये बनेगा, तो वो कब बनेगा? विच्छेद से संधि बनता है। संधि से विच्छेद करना है तो भी यहाँ तरीका हम बता देते हैं। जैसे यहाँ सद प्लस कार है तो ये द कौन सा है, तो यहाँ से निकालो ये तीसरा है, द कौन सा है? तीसरा है। और यहाँ कार के अंदर कै कौन सा है? कै पहला है। तो नियम लागू हो रहा है, क्या लागू हो रहा है? क्या बनेगा कि इधर जो भी आएगा उसका पहला बनेगा, तो द का पहला बनेगा। द का पहला कौन सा बनेगा? उसी वर्ग का। द कौन से वर्ग का है? त वर्ग का। त थ द, तो इस द का त बन जाएगा, तो ये पड़ा त, ठीक है ना। सत्कार, सद प्लस कार का सत्कार बन जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर चरत्व संधि है। अब कुछ लोग कहते हैं उद उपसर्ग होता है या उत उपसर्ग होता है, तो वहां पर उपसर्ग उत होता है, ठीक है ना। उत उपसर्ग होता है और उसका बाद में संधि से उद बन जाता है। तो यहाँ पर जस्त्व संधि देखिए,
जस्व संधि में पहला दूसरा तीसरा चौथा और उसके बाद में तीसरा चौथा पांचवा, यर अलव है, यहाँ पर कोई भी स्वर आए तो तीसरा बनेगा। तो यहाँ देखो द घ कौन से वर्ग का है? क वर्ग का। और ये थ देखिए चौथा, द्वितीय पद का प्रथम अक्षर चौथा है और यहाँ पर भी चौथा है। ये चौथा और चौथा आपस में टकरा रहे, यहाँ कोई भी आ सकता है, पहला दूसरा तीसरा चौथा कोई भी आ सकता है, यहाँ इनमें से कोई भी आ सकता है। तो यहाँ हमने जो सबसे टिपिकल उदाहरण था वो आपके सामने रखा है। यहाँ पर घ कौन से वर्ग का है? क वर्ग का है। तो क ख ग घ चौथा है तो उसका तीसरा बनाओ। तो तीसरा कौन सा होता है? ग। ये घ आधा है क्या? हाँ, तो इसको भी आधा बनाओगे तो ये ग बन गया, है ना। जो रेड पेन से लिखा है वो आधा बन गया, ठीक है ना। दिखाई दे रहा है आपको? ये देख लीजिए, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है? घ का ये जो घ है उसका ग बन गया। बाकी ये द सेम टू सेम है और ध सेम टू सेम है। दग प्लस ध दग्ध। समझ में आया? इसी तरीके से अपना अगली संधि लेते हैं। अगली संधि कौन सी है? पूर्व सवर्ण, पहला दूसरा तीसरा चौथा हो और उसके बाद में है हो तो है उसी वर्ग का चौथा बनेगा। जैसे वाक प्लस हरि, तो है आ गया तो यहाँ पर पहला दूसरा तीसरा चौथा हो। जस्व संधि वापस रिपीट हो रही, पहला दूसरा तीसरा चौथा हो। यहाँ पर यर अलव है हो तो यहाँ पर है आ गया, है आ गया तो यहाँ पहला दूसरा तीसरा चौथा तो पहला है तो उसका कौन सा बनेगा? कि तीसरा बनेगा। तो पहले कै का तीसरा बनाओ। समझ में आया? नहीं आया तो रिपीट करके देख लो। कै का तीसरा बनाया ग, लेकिन ये संधि नहीं कह रही है, पूर्व सवर्ण संधि यहाँ पर ग बनाने को नहीं कह रही है, इसलिए इसको रेड से ही लिखा है, डिफरेंट पेन से घ लिखा है, क्योंकि इस है का घ बना है, उसी वर्ग का चौथा बनाया है को उसी वर्ग का मतलब कै वर्ग का, क ख ग घ, इसलिए है का घ बना दिया। ये प्रत्येक वर्ग का चौथा बनता है, ठीक है ना। च होगा तो झ बनेगा, ट होगा तो ढ बनेगा, त होगा तो ध बनेगा। तो यहाँ पर घ बना, वाग्घरी, वाक प्लस हरी वाग्घरी। इस तरीके से आपका ये पूर्व सवर्ण संधि तीसरी आपको समझाई गई। अब अपन समझते हैं छत्व संधि। छत्व संधि में क्या होता है कि यहाँ पहला दूसरा तीसरा चौथा और उसके बाद में छह या स्वर आता है, कोई भी य व र आता है, ठीक है ना। य र व ल नहीं आता है, फिर आता है ह, उसके बाद में श का छ बनेगा। तो यहाँ पर देखो तत् प्लस शिव, तत् प्लस शिव, क्योंकि छत्व संधि में जो हो रहा है वो अपने को, तो ये त है ना, ये इधर श क्या है? च वर्ग का है, च छ ज झ य के साथ में ये श रहता है, इसलिए इस त का च बन जाएगा। त का क्या बनेगा? च बनेगा। ये तो अपनी कौन सी सुचुत्व संधि कहती है, ठीक है ना। तो तय का च बन गया तच, और इस श का ये श बन गया। ई की मात्रा सेम टू सेम है, तच शिवे बन गया। इस श का ये श बन गया। ये आपके छत्व संधि है। छत्व संधि को आपको ऐसे याद रखना है, तच शिवे मत छिरे। दो तीन उदाहरण याद रखो बस, भारी नहीं बनाना किसी भी शब्दों को। फिर अनुनासिक संधि में पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा है, उसके बाद में कोई भी पांचवा आ जाए तो पांचवा बनेगा, तीसरा भी बनेगा, ठीक है ना। दिग, दिग प्लस नाग, ध्यान से देखो, दिग प्लस नाग, तो यहाँ पांचवा आया, यहाँ पांचवा आया, ठीक है ना। पांचवा आया तो इस तीसरे का क्या, पहले का क्या बनेगा? देखिए जस्व संधि पहला दूसरा तीसरा चौथा और उसके बाद में तीसरा चौथा पांचवा, तो यहाँ पर पांचवा आ गया। तो पहली बात तो जस्व संधि बनेगी, उसी वर्ग का तीसरा बनेगा, तो कै का ग बन गया। ये देखो ग, दिग्नाग। दिग्नाग में कौन सी संधि है? जस्व संधि। अब ये कहता है कि यहाँ पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा और उसके बाद में पांचवा है, तो पांचवा भी बनेगा। तो यहाँ पांचवा बना, देखो दिंगनाग, ये अड़य बन गया। कै का क्या बन गया? अड़य, आधा अड़य, आधा ग, ठीक है ना। तो ये दिंगनाग भी बनता है, दिग्नाग भी बनता है, दोनों राइट होते हैं। दिग्नाग तो बन गया, जस्व से पहले ये बनेगा, क्योंकि जस्व पहले आती है, फिर दिग्नाग आएगा, फिर अनुनासिक संधि में ये बनेगा, ठीक है ना। अनुनासिक और ये दोनों संधियां होती है। और यहाँ पांचवा आएगा तो क्या होगा? ये परस्वर्ण संधि में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ देखिए अनुस्वार संधि है। अनुस्वार संधि में यहाँ पर मैं आएगा, क्या आएगा? म, उसके बाद में व्यंजन आएगा, तो मैं का अनुस्वार बनेगा। जैसे गम प्लस गा, तो यहाँ मैं क्या है? मैं प्रथम पद का अंतिम अक्षर म है, उसके बाद में गा क्या है? व्यंजन है ग, तो इस मैं का अनुस्वार बनेगा और यहीं रहेगा, गंगा। ओके, अब परस्वर्ण संधि पांचवा अनुस्वार, पांचवा या अनुस्वार हो तो पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा य र ल व या फिर ह, तो बाद वाले जैसा बनेगा। जैसे सत प्लस मति, तो सतमति में क्या होगा? सन्मति। तय का न बन गया, कौन सी? अनुनासिक संधि से। यहाँ पर परस्वर्ण संधि में परस्वर्ण भी होती हैं, अनुस्वार भी होती हैं, अनुनासिकी। ये जो चीज हमने यहाँ लिखी है ना, ये आप माइंड में रख लो,
तीनों संधि होती हैं। सन्मति में तीनों संधि है। ध्यान से देखो, यहां पर त है, त पहला है, त पहला है, ठीक है ना। अनुनासिक संधि देखिए, ये पहला, और उसके बाद में मैं पांचवा है, तो अनुनासिक संधि बन रही है। ये क्या कह रहा है, इस त को पहले को पांचवा बनाओ, पांचवा बनेगा, तो पांचवा उसी वर्ग का बनेगा जो है। ये तय कौन से वर्ग का है, तय वर्ग का, त थ द द न, तो सन्मति बन गया। सन्मति कौन सी, अनुनासिक से। अनुनासिक संधि कहती है उसी वर्ग का जो है उसी वर्ग का बना। फिर क्या है, परस्वरण कहती है कि आपने यहाँ पर जो बनाया है पांचवा, वो जो पहले का पांचवा बनाया है अनुनासिक से, वो पांचवा उसी वर्ग का पांचवा बनेगा, बाद वाले जैसा बनेगा, जो बाद में है उसके जैसा। तो बाद में क्या है, मैं कौन से वर्ग का है, पै वर्ग का है, तो पै वर्ग का अंतिम बनाओ इसको, तो पै वर्ग का अंतिम प फ ब भ म बना दिया, ठीक है ना, सम्मति, ठीक है ना। ये थोड़ा जूम करके आपको बता रहे हैं। सन्मति, ये देखो न कौन से, तय का न बन गया, उसी वर्ग का पांचवा। फिर बाद वाले वर्ग का पांचवा बनेगा, बाद वाला क्या है, मां प वर्ग का, इसलिए यहाँ पर प फ ब भ म बन गया। ये परस्वर्ण संधि का है। अब क्या बोलता है कि यहाँ पर पांचवा आए, प्रथम पद का अंतिम अक्षर मैं आए, तो व्यंजन आए, तो ये व्यंजन है मैं, और यहाँ पर मैं है, मैं भी व्यंजन है, और ये मैं आ गया प्रथम पद का अंतिम अक्षर आधा, तो उस मैं का अनुस्वार बना दो, उस मैं का क्या बना दो, अनुस्वार, तो सम्मति। इस तरह से अनुस्वार भी होगा। तो यहाँ सम्मति शब्द में, सम्मति वास्तव में यह शब्द होता है, सन्मति भी होता है और सम्मति भी होता है। तीनों संधियां यहाँ पर मौजूद है। तीनों संधियां एक ही शब्द से आप तीनों संधियां माइंड में रख सकते हो। धीरे धीरे माइंड में रूल्स नियम है, उसको घुसाना है, तब जाके आपको समझ में आएगा, वरना समझ में नहीं आएगा। अब अपना अगली संधि की ओर चलते हैं। अब देखिए अगली संधि है गमुडागम। गमुडागम में क्या होता है, ह्रस्व स्वर है, उसके बाद में गैण या न है, और उसके बाद में स्वर है, तो गैण न का द्वितीय आदेश होगा। जैसे सन प्लस अच्युत, तो यहाँ न क्या है, न। उस न के जस्ट पहले स के अंदर कौन सा स्वर है, स के अंदर कौन सा स्वर है, स के अंदर अ, ठीक है ना। तो गण है, न से पहले स्वर होना चाहिए, तो ये न है, उससे पहले इस स के अंदर स्वर है, और उसके बाद में क्या है, अश्वर है। वो अश्व हो दीर्घ हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इस न से पहले अश्व स्वर होना जरूरी है, और बाद में कोई भी स्वर हो। तो इस न को डबल लिखो, न को डबल लिखेंगे तो बाद वाले के अंदर ये आ जाएगा। तो पहले वाला ये जो न है वो यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है ना, और उसके बाद में जो है उसके अंदर ये ए की मात्रा होना है, सन्नच्युत, सन्नच्युत, ठीक है ना, सन प्लस अच्युत। इस तरीके से ये गमुडागम संधि हुई है। बाकी के उदाहरण हम आगे आपको और दिखा रहे हैं, एक एक उदाहरण यहाँ पर समझा रहे हैं। आपको मैं एक हिदायत दे रहा हूं कि यहाँ 11 के 11 संधि है, उसके रूल्स तो आपने याद किए होंगे, नहीं किए हैं तो आपको याद करने हैं, और उसके बाद में 11 के 11 संधियों में एक एक उदाहरण माइंड में रखना है। बिना उदाहरण के आपको नियम किए हुए याद ठहरेंगे नहीं दिमाग में, उसकी वैलिडिटी 5 या 6 महीने की रहेगी। जिंदगी भर याद रखना है तो एक संधि एक उदाहरण। चरत्व सत्कार, जस्त्व दग्ध या जगदीश, दग्ध जगदीश, पुरो सवर्ण वाग्घरी, छत्व तच्छिव, अनुनासिक दिंगनाग, अनुस्वार गंगा, परस्वर्ण सम्मति, गमुडागम सनच्युत, तुकागम अनुच्छेद। इस तरीके से एक एक उदाहरण माइंड में रखो, अपने आप रूल्स अपने आप माइंड में रहेगा। ये कितनी बड़ी बात बोली है मैंने आपको, ये बात मेरे को पहले बाद में या बीच में पता नहीं कहां बोलनी थी, मैंने कहा ये इंपॉर्टेंट बात है। तो ये बात है कि हमेशा एक संधि का नाम और इसका एग्जाम्पल, एक उदाहरण, एक शब्द माइंड में रखो, उस शब्द के अंदर अप्लाई करो। नियम याद रखने की चीज नहीं है, नियम तो शब्द के अंदर होता है, इसलिए शब्द के अंदर अप्लाई करो। वैसे आपको नियम याद रखना पड़ेगा, लेकिन शब्द से आपके नियम वापस माइंड में आ जाएगा। अब देखिए तुकागम, अश्व स्वर है, और उसके बाद में छह कौन सा है, छतरी वाला, ठीक है ना। तो यहां छतरी वाला 6 बहुत जरूरी है। उसके बाद में क्या हुआ, छतरी वाले 6 से पहले तय का, इसके बाद में क्या होगा, स्वर भी हो सकता है, व्यंजन भी हो सकता है, नो प्रॉब्लम, लेकिन इससे पहले अश्व स्वर होना चाहिए। तो बीच में क्या आएगा, यहाँ पर ह्रस्व स्वर है और उसके बाद में 6 है, तो बीच में क्या आएगा, त आएगा। किसका आगम होगा, तो 6 से पहले तय का आगम होगा। जैसे अनु प्लस छेद, तो यहाँ ध्यान से देखो, अनु के अंदर उ की मात्रा है, उ क्या है, ह्रस्व स्वर है, उसके बाद में छेद के अंदर क्या है, 6 पहले है, 6 के अंदर 1 की मात्रा है, नो प्रॉब्लम, लेकिन ह्रस्व स्वर के जस्ट बाद में क्या आ गया, 6।
इसलिए इसके बीच में तय का आगम होगा। देखो अनुत प्लस छेद दिख रहा है, दिख रहा है, ध्यान से दिख रहा है। हाँ, अनुत प्लस छेद, तय कहां से आया? तय का आगम हुआ। अब यहाँ पर छह वर्ग का, इसलिए तय वर्ग को भी छह वर्ग बनना पड़ता है सचुत्व संधि से। तो तय का छह बन गया, अनुच्छेद बन गया, अनुच्छेद, परिच्छेद, इस तरह के शब्द होते हैं जो कि तुकागम संधि के होते हैं। अब उसके बाद में सचुत्व संधि इजी है, ये सारी संधि अलग चीज है, और सचुत्व और इष्टुत्व संधि दीर्घ संधि की तरह अलग है। जैसे अपने स्वर संधि पढ़ी थी, उसमें दीर्घ संधि की अपनी अलग है, लेकिन गुण, वृद्धि, यण और यदि चारों संधि है, उसके अंदर प्रथम पद का अंतिम अक्षर और द्वितीय पद के प्रथम अक्षर का एक कॉम्बिनेशन है। उसी तरह से यहाँ पर सचुत्व और इष्टुत्व संधि अलग है, बाकी सबके अंदर कॉम्बिनेशन बैठता है। यहाँ पर छह वर्ग, क्योंकि यहाँ पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा आ रहा था, यहाँ पर वर्ग की बात कही जाती है। छह वर्ग से पहले या बाद में तय वर्ग हो, छह वर्ग से पहले या बाद में तय वर्ग आ जाए तो छह वर्ग बनेगा। कौन? ये तय वर्ग। तय वर्ग इस छह वर्ग से पहले या बाद में आ जाए ना तय वर्ग, तो चैत कौन सा होगा? तय वर्ग, ठीक है ना। उसके बाद में क्या, जैसे देखे सत प्लस चित, तो यहाँ पर तय क्या है? छह वर्ग का है, सॉरी तय वर्ग है। और यहाँ पर चय के बाद में ई की मात्रा है, तो चय पहले आ गया, चय के जस्ट पास में क्या आ गया? तय वर्ग। तो इस तय का चय वर्ग बनेगा। तय पहला है तो चय का पहले बनेगा, चय का पहला चय होता है, तो सच्चित है ना, सत्यचित, सच्चित। अब इष्टुत्व संधि में टय वर्ग से पहले या बाद में तय वर्ग हो तो टय वर्ग बनेगा। तत् प्लस टी का, तो ये त है और उसके बाद में टय आ गया, तो इसका भी टय बनेगा। ये टय यहाँ पर पड़ा, तत् टी का, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पर जो ऊपर वाला टय है ना, ये टय, ये आधा है, और नीचे वाला टय टीका का है। इस तरीके से इष्टुत्व और सुचुत्व संधि दोनों तय वर्ग को मारती है। दोनों किसको मारती है? तय वर्ग को। यहाँ चू लिखा है, यहाँ टू लिखा है। चू का मतलब क्या होता है? तय वर्ग को चय वर्ग मारता है। यहाँ पर तय वर्ग को टय वर्ग मारता है। सबसे पहले कौन सा होता है? चय वर्ग। फिर कौन सा होता है? टय वर्ग। फिर कौन सा होता है? तय वर्ग। तय वर्ग सबसे नीचे है ना, सबसे कमजोर है। तय वर्ग को चय वर्ग भी मारता है और तय वर्ग को टय वर्ग भी मारता है। समझ में आया कि नहीं आया? अरे समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया तो हम यहाँ पर एक छोटे से तरीके से आपको बना देते हैं कि सबसे पहले चय वर्ग आता है, फिर टय वर्ग और फिर तय वर्ग। ये तय वर्ग सबसे नीचे है, कमजोर है, इसको चय वर्ग मारता है। चय वर्ग से पहले या बाद में तय वर्ग आएगा तो तय वर्ग का चय वर्ग बन जाएगा। तय वर्ग चय वर्ग में चेंज हो जाएगा। चय वर्ग क्यों कुछ नहीं बिगड़ेगा, वो सेम टू सेम रहेगा, तो वो तय वर्ग में चेंज हो जाएगा। तय वर्ग है वो चय वर्ग में चेंज होगा सचुत्व संधि में। फिर ये चय वर्ग को अलग कर दो, फिर टय और तय का कंट्री, यहाँ पर चय और टय का आपस में कुछ नहीं लेने देना। पहले चय तय से संगम करता है, तय पहले आओ चाहे बाद में आओ, चय वर्ग से पहले या बाद में आएगा तो चय हलंत होगा, क्योंकि बीच में स्वर नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पर तय वर्ग का चय वर्ग बनेगा। उसके बाद में टय वर्ग और तय वर्ग साथ में मिलेंगे तो तय वर्ग का टय वर्ग बनेगा। तय वर्ग दोनों तरफ मरता है, तो जब तय वर्ग को चय वर्ग चेंज करता है तो सुचुत्व, और तय वर्ग को टय वर्ग चेंज करता है तो इष्टुत्व संधि होती है। मतलब चय वर्ग इतना चरका है कि तय वर्ग को भी चय वर्ग बना देता है सचुत्व संधि में, और टय वर्ग इतना टणका है कि तय वर्ग को भी टय वर्ग बना देता है इष्टुत्व संधि में। अब आया समझ में? अब मुझे लगता है वीडियो काफी लंबा हो गया है, तो ये आपके संधि का पार्ट 3 है। संधि का पार्ट 3 है। पहले पार्ट में हमने संधि के कॉमन नियम बताए थे, और दूसरे के अंदर 1 घंटा और 15 मिनट का वीडियो बना था, उसमें स्वर संधि के नियम भी बताए थे और उदाहरण भी साथ में समझा दिए थे। लेकिन ये तीसरा जो पार्ट है, इसके अंदर स्वर व्यंजन संधि के नियम बताए गए हैं और उदाहरण समझाए हैं, लेकिन टोटली आपका प्रोसेस और नियम मतलब उदाहरण हैं वो सारे के सारे पार्ट 4 के अंदर, चौथे भाग के अंदर समझाए हुए हैं। ठीक है ना? तो ये आपका तीसरा पार्ट है। चौथा पार्ट जरूर देखें। और उसके बाद में विसर्ग संधि है, तो विसर्ग संधि तो 3 ही है, वहां पर तो हम समझाएंगे आपको, वो भी आपको देखना है, वो वीडियो भी बने हुए हैं आपके। तो इन्हीं शब्दों के साथ में आज के वीडियो में हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। अगले वीडियो तक भगवान आपका भला करे। हे भगवान, भला सबका करो, शुरू हमसे करो।